सभी दोस्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, अपना पंच केदार यात्रा का सफ़र पूरा हो गया है। कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करके अभी हम हमारे घर के तरफ बढ़ रहे, लेकिन एक दिन का समय मेरे पास था और राम की भी छुट्टियां शुरू थी, तो मैंने सोचा क्यों ना हम बद्रीनाथ धाम चले जाए। तो बद्रीनाथ धाम जाने के लिए उर्गुम विलेज से हमको सबसे पहले जाना पड़ा जोशीमठ। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि हम बद्रीनाथ धाम कैसे पहुंचे, बद्रीनाथ धाम का महत्व क्या है, रहस्य क्या है, और बद्रीनाथ धाम की मैं जानकारी देने की कोशिश आपको इस वीडियो में करूंगा। और साथ ही में बद्रीनाथ धाम से हम नासिक तक कैसे पहुँचे, किस प्रकार हमने ट्रेन ली और किस प्रकार हम नासिक पहुँचे, ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करूंगा। चैनल पे अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए अपनी पंच केदार यात्रा। तो शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो दोस्तों, पहुंच गए हम जोशी मठ में। जोशी मठ से अभी हम जाएंगे बद्रीनाथ की तरफ। लगभग 22 किलोमीटर की दूरी है। राम का भी दर्शन होगा। हमारे पास वक्त है तो चलते हैं बद्रीनाथ। तो आ गए हम यहाँ पे। अभी जोशी मठ का ये टैक्सी स्टैंड आप देख रहे हैं। यहाँ पे ये फिक्स टैक्सी रेट इनके लगे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ से अगर आपको जोशी मठ से बद्रीनाथ जाना हो तो 150, लमगढ़ 80, पांडुकेश्वर 70, गोविंद घाट जहाँ से हम हेमकुंड साहिब का ट्रेक करते हैं वो 70, और जोशीमठ से हरिद्वार अगर शेयरिंग जीप से जाओगे तो 900। तो यहाँ पे अभी कुछ नाश्ता करते हैं। ओके, कुछ खा लेंगे, कुछ जाएंगे आगे। ये राई का सब्जी, चने की सब्जी, 4 रोटी, मिर्ची चाहिए तो मिर्ची भी है। 60 रुपये प्लेट में खाना करके जाएंगे इस टैक्सी स्टैंड से बद्रीनाथ। तेरी प्लेट कहाँ है? वेलकम टू बद्रीनाथ बस स्टैंड। आप जो देख रहे हैं ये बद्रीनाथ का बस स्टैंड, और इस बस स्टैंड से बद्रीनाथ टेम्पल जो है वो 1 किलोमीटर, चरण पादुका 2.5, माता मूर्ति मंदिर 3, माना गाँव 3, घंटा कर्ण 3.5, गणेश गुफा 3.5। ये देखिए, ये सारे हैं। सतोपन ट्रेक जो है वो 24 किलोमीटर। वेलकम टू बद्रीनाथ। तो पंच केदार करके बद्रीनाथ आ गए हम। सुबह कल्पेश्वर के दर्शन किए। कल्पेश्वर से उर्गुम गांव से पहुँचे हम जोशीमठ। जोशीमठ से फिर बद्रीधाम पहुँचे। 150 रुपये एक जन का किराया लगा और 300 रुपये में हम बद्रीनाथ धाम पहुँच गए। तो राम ने भी अभी बद्रीनाथ धाम पहली बार विजिट कर रहा हूँ मैं, दूसरी बार। पिछली बार 4 धाम यात्रा जब बुलेट पे की थी तब हम आए थे बद्रीनाथ धाम, तब यहाँ से माना गाँव गए थे। तो अब हम यहाँ से सतोपन ट्रेक भी करने वाले हैं। ओपन राम नहीं, क्यों? ओके, ठीक है, नहीं करेंगे, खाली बद्रीनाथ धाम का दर्शन करेंगे और निकलेंगे। रास्तों के काम यहाँ शुरू है। पिछली बार जब मैं आया था तो ये सीधा रास्ता जाता था, लेकिन ये देखिए यहाँ पे पूरे नवीनतम रास्तों का निर्माण कार्य यहाँ पे शुरू है। बद्रीनाथ धाम मंदिर के बारे में अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो ये चमोली जिले में आता है, जबकि केदारनाथ में जब हम गए थे वो रुद्रप्रयाग में आता है। चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे पे ये स्थित है और ये भगवान बद्रीनारायण से संबंधित एक बहुत श्रद्धेय धार्मिक
स्थल है जो भगवान बद्रीनाथ को समर्पित है, जो अन्य कोई और नहीं तो वो अपने देवता भगवान विष्णु ही है। और 4 धाम में सबसे पवित्र स्थल ये बद्रीनाथ धाम स्थल है। बद्रीनाथ मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई 3133 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। और बद्रीनाथ धाम छोटा 4 धाम भी कहलाता है, क्योंकि यह हिंदुओं के 4 धामों में से ही एक है और वैष्णवतियों का यह सबसे पवित्र मंदिर है। यह वैष्णव के 108 दिव्य देशम में प्रमुख है। बद्रीनाथ धाम में जब हम गए तो बहुत भीड़ थी, अंदर शूटिंग तो अलाउड नहीं थी, लेकिन अंदर मुख्य देवता भगवान बद्रीनाथ की 3.5 फीट की शालिग्राम की शिला प्रतिमा है, जो भगवान विष्णु है और जो भगवान की सबसे शुभ स्वयं प्रकट मूर्तियों में से एक है। बद्रीनाथ की यात्रा का मौसम हर साल 6 महीने लंबा होता है, जो अप्रैल से शुरू होता है और नवंबर के महीने में समाप्त होता है। हम जो यात्रा कर रहे हैं ये मई जून की यात्रा है और आज है जून की 3 तारीख और 3 तारीख को आप देख रहे हैं ये बद्रीनाथ की भीड़। दोस्तों बद्रीनाथ धाम के अभी यहाँ पे खड़े हम और यहाँ पे माला रुद्राक्ष में देखना चाहता था कौन सी है, तो आपने ये भाई साहब है यहाँ बद्रीनाथ धाम में माला बेचते, तो ये पूरी मालाओं की जानकारी मैं आपको नरेंद्र सिंह ने की। ये देखिए अभी ये वैजंती माला कृष्ण भगवान की प्रिय माला। अच्छा हाँ, ये वैजंती माला और ये लक्ष्मी जी की कमल कटर की माला है, लक्ष्मी पूजन में काम आता है ये जी। अच्छा हाँ। और ये पंचमुखी रुद्राक्ष है, ये पंचमुखी रुद्राक्ष है, टाइगर स्टोन है, ये टाइगर स्टोन। ये दुकान में आपको बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन टाइगर स्टोन ये बहुत ही कम दाम में यहाँ आपने को दे रहे हैं। हाँ ये कौन सा? मोती का ये। हाँ स्फटिका ओरिजिनल वाला है। अच्छा ये कौन सा है? ये स्फटिका है, ये स्फटिका। अच्छा रुद्राक्ष का है ये रुद्राक्ष पंचमुखी का है। हाँ ये रुद्राक्ष ब्लैक वाला आता है, पका हुआ दाना। अच्छा हाँ, बेस्ट क्वालिटी का। ये कैसे रहता है? ये पका हुआ दाना रहता है प्योर। अच्छा और ये वाला रुद्राक्ष, ये वाला है नेपाल का दाना। अच्छा वो नेपाल का? ये अभी नया फल है, कच्चा फल है ये। अच्छा ये मीडियम साइज का है, पेड़ का नेचुरल होता है, पेड़ का फल होता है, छिकल भी इसमें अभी भी है ये। अच्छा। इसमें आपको रुद्राक्ष का फल दिखाना है तो वो भी दिखा देता हूँ। दिखाओ तो। ये होता है रुद्राक्ष। ये देखिए रुद्राक्ष का फल होगा। ये है रुद्राक्ष का फल। 2 मुखी 3 मुखी कुछ भी हो सकता है, 5 मुखी 6 मुखी 7 मुखी। हाँ और ये तुलसी माला है नेचुरल वाली। ये नेचुरल तुलसी माला, ये तो हमने ले ली है। देखो राम ने तो पेन भी ली है ये ओरिजिनल वाली है। हाँ तो वैसे नाम की तुलसी चाहिए तो ये ऐसी है ये। अच्छा वो मतलब खाली नाम की तुलसी माला। और ये 9 करोड़ 12 राशि वाली माला, नवरत्न माला। ये नवरत्न माला, मतलब सारी मालाएं अपने नरेंद्र भाई के पास यहाँ मिल जाती है। मतलब नरेंद्र भाई ने बहुत जन यहाँ बद्रीनाथ धाम के चरणों के यहाँ मतलब नीचे ही बहुत सारी मालाएं बेचते हैं। और हमने भी, राम ने और मैंने भी ये देखी अभी यहाँ माला पहन ली है। तो कैसा लग रहा है राम? बोल बद्री विशाल की। केदारनाथ धाम को जहाँ भगवान महादेव का आराम करने का स्थान माना गया है, वही बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ माना गया है, जहाँ भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। मंदिर में बद्रीनाथ की दाहिनी ओर कुबेर की मूर्ति है और उनके सामने उद्धव जी है तथा एक उत्सव मूर्ति है। उत्सव मूर्ति शीतकाल में बर्फ जमने पर जोशी मठ में लाई जाती है। उद्धव जी के पास ही चरण पादुका है। बाई और नर नारायण की मूर्ति है। इनके समीप ही श्रीदेवी और भूदेवी है। कैसे है राम? छोटा नारायण। हाँ ये लक्ष्मी नारियल है 100 रुपए। ये क्या है? ये नजरबंद नारियल भैया। हाँ ये क्या है? ये नजरबंद नारियल है, ये 100 रुपए का एक है। ये अच्छा, मकान दुकान गाड़ी पे टांगते हैं इसको। और ये रुद्राक्ष है? ये रुद्राक्ष का फल है सब। अच्छा। ये शंख है पूजा का, उधर शालिग्राम है, माला है। 4 धाम में से एक बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत भी प्रचलित है, जो जाए बद्री वो न आए ओदरी। अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उधर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम
2 बार बद्रीनाथ की यात्रा ज़रूर करना चाहिए और मेरी भी 2 बार यात्रा हो गई। पहली बार हम आए थे बाइक पे और दूसरी बार आया मैं राम के साथ। अभी पंच केदार यात्रा जब कर रहे थे तो बद्रीनाथ आए थे। बद्रीनाथ के आजू बाजू के परिसर की अगर मैं बात करूं तो वहाँ घूमने के लिए हम जैसे अलकनंदा नदी के तट पर स्थित अद्भुत गर्म झरना जिसे तप्त कुंड कहा जाता है, एक समतल चबूतरा भी है जिसे ब्रह्म कपाल कहा जाता है, पौराणिक कथाओं में उल्लेखित एक सांप शिला है, शेषनाग के कथित छाप वाला एक शिलाखंड जिसे शेष नेत्र कहते हैं, भगवान विष्णु के पैरों के निशान जहाँ पे है ऐसे चरण पादुका भी यहाँ मौजूद है। बद्रीनाथ से नजर आने वाला बर्फ से ढका ऊंचा शिखर जो नीलकंठ है जिसे गढ़वाल क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, और यहीं से नजदीक 2 किलोमीटर एक माना गांव भी है जिसे आखिरी गांव कहा जाता है, जो मैंने पिछली बार विजिट किया था, जहां भारत की आखिरी चाय की दुकान भी स्थित है। दर्शन करके माला खरीदी करके दूध पी के अभी हम आए हैं बाहर, और ये देखिए ये रास्ता जाता है माना सतोपंथ की तरफ ये और ये बद्री विशाल का मंदिर यहाँ पे बड़े सी पहाड़ी, और वहाँ पे वो ऊपर उठता धुआं है, वहाँ भी साधु संत लोग रहते होंगे इसलिए बहुत धुआं वहाँ दिख रहा है। और ये देखिए चारों तरफ से पहाड़ियाँ और बीच में बसा बद्री विशाल का मंदिर। केदारनाथ का ही एक याद आ रही है, जैसे हम केदारनाथ का ट्रेक करके ऊपर आते हैं चारों तरफ से हमको जैसे पहाड़ दिखाई देती है वैसे ही। हाँ, लेकिन बद्रीनाथ में ज़्यादा डेवलपमेंट होता दिख रहा है। ये बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े होम स्टे और रेस्टोरेंट्स यहाँ बन रहे, इसलिए यहाँ के प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो उसमें कमी ना हो जाए, ज़्यादा कचरा, ज़्यादा गंदगी ना हो जाए। तो बद्री विशाल के दर्शन करके अभी हम जाएंगे जोशीमठ, क्योंकि अभी 12:30 बजे और 11 बजे तक की बसेस यहाँ चलती है हरिद्वार ऋषिकेश की। तो जोशीमठ से हम फिर ऋषिकेश जाने की कोशिश करेंगे। बद्रीनाथ से जब हम वापस निकलते हैं तो सबसे पहले हमें पहुंचना पड़ता है हरिद्वार या ऋषिकेश, और हरिद्वार ऋषिकेश जाने के लिए बद्रीनाथ से जोशीमठ, चमोली, श्रीनगर, देवप्रयाग होते हुए हम पहुंचते हैं ऋषिकेश की तरफ। तो हमें जोशीमठ की टैक्सी तो नहीं मिली, तो हमने चमोली की शेयरिंग जीप कर ली। 300 रुपये पर सीट से हम पहुंचे चमोली। फाइनली जहां से हमने यात्रा स्टार्ट की थी वहीं पे, मतलब 4:30 बजे हम 40 किलोमीटर आ गए जोशीमठ में। वेलकम टू चमोली। हमारे चेहरे देख के आपको पता चल गया होगा बहुत लंबा सफ़र आज तय किया है हमने। सुबह निकले थे कल्पेश्वर से बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से फिर अभी आए चमोली, और चमोली से अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। फिर चमोली से जो ऋषिकेश नाइट की जो जर्नी रहती है वो हमको जीप से ही करनी पड़ती है, क्योंकि पहाड़ों में बसेस जो चलती है वो सुबह 11 बजे तक ही चलती है। 11 बजे के बाद अगर आप ट्रैवल करते हो तो जीप से ही करना पड़ता है। तो हमने चमोली से नाइट की जो जीप चलती है उससे हम पहुँचे थे ऋषिकेश। तो दोस्तों कहानी ये हुई थी कि हम बद्रीनाथ से आए थे चमोली, और चमोली में हमको शेयरिंग जीप मिली थी ऋषिकेश जाने के लिए, लेकिन उसके पूरे सीट्स होने तक हमने राह देखी। लगभग 2 घंटे हम रुके रहे, लेकिन उसके पूरे सीट्स नहीं हुए। तो हर जगह होता है वैसे, वो बाकी सवारियों से पैसे ज़्यादा मांगने लगे, तो बाकी उन्हें साफ इनकार कर दिया। फिर उसने उतार दिया सबको। फिर हम यहाँ से अभी लिफ्ट मांग रहे थे तो एक गाड़ी मिली हमको, फिर इस गाड़ी से अभी ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए ये है रास्ता ऋषिकेश, और जो गाड़ी आ रही है वो बद्रीनाथ से आ रही है। यहाँ से बद्रीनाथ की जो दूरी है वो 94 किलोमीटर है, और अगर गोपेश्वर जाती हो तो यहाँ से 10 किलोमीटर है। यहाँ से बस रहती है गोपेश्वर से ऋषिकेश के, अर्ली मॉर्निंग रहती है, लेकिन फिर हमको नाइट स्टे लेना पड़ेगा। इसलिए हमने सोचा कि नाइट स्टे लेने से बेहतर है कि हम ऋषिकेश चले जाएं, क्योंकि अगर स्टे लेते हैं तो उसमें भी 1001 रुपये चले जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि ऋषिकेश निकल जाए और सुबह अर्ली मॉर्निंग जो ट्रेन है मुंबई पनवेल की उससे चली जाए।
रविवार की रात को चमोली से शुरू किया अपना सफर। ऋषिकेश पहुंचा सोमवार की सुबह 4 बजे और सुबह पहुंचते ही मैंने चेक किया कि पनवेल, मुंबई या नासिक को जाने वाली कोई गाड़ी है क्या। तो हमारा नसीब इतना अच्छा कि हफ्ते में एक बार सोमवार को निकलती है ऋषिकेश से पनवेल से होते हुए केरला जाने वाली कोचुवेली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो मैंने फटाफट से जनरल डिब्बे का एक टिकट निकाला क्योंकि 3rd AC स्लीपर सारे फुल थे और 6:15 बजे की ट्रेन थी और मेरे हाथ में सिर्फ 1 घंटा था। टिकट तो सारे बुक हो गए थे लेकिन जनरल डिब्बे के 2 टिकट निकाल के हमारा सफ़र शुरू हो गया पनवेल की तरफ। और जनरल डिब्बे का हमारा ये सफ़र कैसा रहा ये राम और मैं ही जानता हूँ, क्योंकि 3rd AC स्लीपर में बहुत बार सफ़र किया है लेकिन जनरल डब्बे में पहली बार सफ़र करने का मौका हमको मिला और जनरल डब्बे का भी एक्सपीरियंस हमने लिया। तो 22,660 कोचुवेली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का हमारा जनरल डिब्बे का सफ़र राइट 7:30 बजे पहुँच गया पनवेल। कल सुबह 6:15 बजे हम निकले थे ऋषिकेश से और ऋषिकेश से ये दूसरे दिन 7:30 बजे पहुंची पनवेल। तो जनरल डब्बे का सफ़र कैसा रहा राम? अच्छा रहा? अरे यार कुछ भी अच्छा सफ़र नहीं था दोस्तों, बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा और पहली बार जनरल डब्बे का सफ़र करके अभी यहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ से जाएंगे CST, यहाँ से CST पनवेल रेलवे स्टेशन से 20-20 रुपए के 2 टिकट निकाल के ऐसे 40 रुपए में हम पहुँच गए CST। और CST से हमको मिली 12:15 बजे निकलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस 120-71। जिस गाड़ी से हम नासिक से मुंबई आए थे, ऐसे पंचवटी एक्सप्रेस ही जब नासिक की तरफ जाती है तो बनती है जनशताब्दी एक्सप्रेस। तो ऐसे जनशताब्दी से हमारा सफ़र शुरू हुआ हमारी होम टाउन की तरफ। ट्रेन में जाके बैठे तो देखा तो ट्रेन पूरी खाली। जनरल डब्बे से डायरेक्ट खाली डब्बे में सफ़र करना बहुत अच्छा लगा। राम तो बहुत खुश हुआ। तो रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो गई हमारी और ये देखिए पूरी ट्रेन खाली है, इसलिए राम खिड़की के पास बैठा, मैं भी खिड़की के पास बैठा और हमारी पंचकेदार यात्रा समाप्त हो रही है। अभी मुंबई से जा रही है नासिक की तरफ। और इस प्रकार सोमवार की सुबह 6:15 बजे ऋषिकेश से जहां हमने सफ़र शुरू किया था वहां से मंगलवार की दोपहर के लगभग 3:30 बजे हम पहुंच गए अपने होम टाउन कुंभ नगरी नासिक नगरी में। राम ओके, वेलकम टू नासिक। रेलवे स्टेशन के बाहर ही बस स्टैंड पे हमारे स्वागत के लिए बस खड़ी ही थी, तो बस में बैठ के हम निकल पड़े घर की तरफ। वैसे तो बहुत सारी यात्राएं मैंने की है दोस्तों, लेकिन मेरे बेटे के साथ महादेव की ये सबसे बड़ी यात्रा मेरी रही और इस यात्रा की यादें मेरे साथ जीवन भर जुड़ चुकी है। जब कभी इस सफ़र की यादें मैं अपने खाली पलों में याद करता हूँ तब मेरा मन फिर से रोमांचित हो जाता है और पूरे शरीर में मानो एक ऊर्जा सी भर जाती है। महादेव की कृपा हम सब पे बनी रहे, यही मैं आखिर में कहना चाहूँगा। और भोलेनाथ तुम्हारे रूप में बसते हैं चारों धाम, तुम ही हो उज्जैन की सुबह और तुम ही हो केदारनाथ की शाम। दुनिया की हर मोहब्बत मैंने स्वार्थ से भरी पाई है, प्यार की खुशबू सिर्फ महादेव के चरणों से आई है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।